जो भरा नहीं भावों से बहती, जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कंपटीशन की तैयारी पर। सभी दोस्तों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम 26 जनवरी का करंट अफेयर्स पढ़ने जा रहे हैं। आज हमने बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन ले लिए हैं तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। किस राज्य में पहली बार 2 महिला आईपीएस अधिकारियों को डीजीपी के रूप में पदोन्नत किया गया है? तो यह किया गया है पंजाब में। गुरप्रीत कौर देव और शशि प्रभा द्विवेदी पुलिस महानिदेशक के पद पर पदोन्नत होने वाली पंजाब की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी हैं। वे डीजीपी के रूप में पदोन्नत होने वाले 7 अतिरिक्त डीजीपी रैंक के अधिकारियों में शामिल हो गई हैं, जिससे राज्य में शीर्ष पुलिस रैंक वाले लोगों की कुल संख्या 13 हो गई है। पदोन्नत होने वाले सभी व्यक्ति 1993 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। गुरप्रीत राज्य की पहली महिला आईपीएस अधिकारी हैं। बात कर लेते हैं पंजाब की। राजधानी है चंडीगढ़। मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित। अमूल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो उनका नाम है सामल भाई बी पटेल। सामल भाई बी पटेल। टाटा ट्रस्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? तो उनका नाम है सिद्धार्थ शर्मा। सिद्धार्थ शर्मा। टाटा ट्रस्ट ने 24 जनवरी को सिद्धार्थ शर्मा को ट्रस्ट का सीईओ और अपर्णा उपलुरी को मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया है। टाटा सन्स के चीफ सस्टेनेबिलिटी ऑफिसर सिद्धार्थ शर्मा एन श्रीनाथ की जगह लेंगे। अपर्णा उपलुरी वर्तमान में फोर्ड फाउंडेशन में भारत, नेपाल और श्रीलंका की कार्यक्रम निदेशक हैं। शर्मा 2 दशकों से सरकारी सेवा में हैं, जहां उन्होंने सरकार के प्रमुख मंत्रालयों में और भारत के 13वें और 14वें राष्ट्रपतियों के वित्तीय सलाहकार के रूप में महत्वपूर्ण कार्यभार संभाला है। वह बाद में टाटा समूह में शामिल हो गए, जहां वे नवगठित सस्टेनेबिलिटी पोर्टफोलियो का नेतृत्व कर रहे थे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किसे उत्तर कोरिया में मानवाधिकारों के लिए विशेष राजदूत के रूप में नामित किया है? तो ये हैं जूली टर्नर। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जूली टर्नर को उत्तर कोरिया में मानवाधिकारों के लिए विशेष राजदूत के रूप में नामित किया है। यह पद 2017 से खाली था। वह एक लंबे समय तक राजनयिक थी और वर्तमान में राज्य विभाग में लोकतंत्र, मानवाधिकार और श्रम ब्यूरो में पूर्वी एशिया और प्रशांत कार्यालय में निदेशक हैं। वह पहले उत्तर कोरियाई मानवाधिकारों पर राजदूत के कार्यालय में विशेष सहायक के रूप में काम कर चुकी हैं। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर कोरिया की। तो यह पूर्वी एशिया का एक देश है। यह कोरियाई प्रायद्वीप के उत्तरी भाग में स्थित है। इसकी राजधानी है प्योंगयांग। अपने माता पिता किम जोंग इल की मृत्यु के बाद 2011 से उत्तर कोरिया का नेतृत्व सर्वोच्च नेता किम जोंग उन कर रहे हैं। डीपीआर के एक दलीय तानाशाह देश है। देश की आधिकारिक विचारधारा ज्यूचे या राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता है। 2018 तक इसकी नॉमिनल जीडीपी जो है वो $32.1 बिलियन थी। भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा अभ्यास जो 2023 में हिंद महासागर क्षेत्र में हुआ, उस अभ्यास का क्या नाम है? तो उसका नाम है ट्रोपेक्स अभ्यास। भारतीय नौसेना के समुद्री अभ्यास ट्रोपेक्स का 2023 संस्करण हिंद महासागर क्षेत्र में शुरू हो गया है। ये जनवरी से लेकर मार्च 2023 तक 3 महीने में किया जाएगा। ट्रोपेक्स 23 बंदरगाह और समुद्र दोनों में विभिन्न चरणों में किया जा रहा है। इस अभ्यास के तहत नौसेना के संचालन की अवधारणा को
मान्य करने के लिए भारतीय नौसेना के सभी सतत लड़ाकू विमानों को परिचालन तैनाती से गुजारा जाता है। ट्रोपेक्स-23 एक बहु खतरे वाले वातावरण में संचालन के लिए भारतीय नौसेना के संयुक्त बेड़े की युद्ध तत्परता का मूल्यांकन करने का अवसर भी प्रदान करता है। ट्रोपेक्स-23 भारतीय वायुसेना, भारतीय सेना और तटरक्षक बल के साथ परिचालन स्तर के आदान प्रदान को भी आसान बनाता है। बात कर लेते हैं ट्रोपेक्स की, तो यह द्विवार्षिक रूप से यानी हर 2 साल में आयोजित किया जाता है। यह एक परिचालन स्तर का अभ्यास है। इसमें भारतीय नौसेना की इकाइयों और भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और तटरक्षक से संबंधित संपत्तियों की भागीदारी होती है। चलिए बात करते हैं भारतीय सेनाओं के प्रमुख की। थल सेना प्रमुख कौन है? जनरल मनोज पांडे। वायुसेना प्रमुख कौन है? एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। नौसेना प्रमुख कौन है? एडमिरल आर हरि कुमार। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? तो ये दिया गया उड़ीसा राज्य को। केंद्र ने आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और लोंगफेई फायर स्टेशन मिजोरम को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 के लिए चुना है। उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना 1999 में हुई थी। पुरस्कार में संस्थागत श्रेणी में चयनित संस्था को 51 लाख रुपए नगद और एक प्रमाण पत्र तथा व्यक्तिगत श्रेणी में विजेता को 5 लाख रुपए और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। बात कर लेते हैं उड़ीसा की। राजधानी है भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी हैं। राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार किसने प्रदान किए? ये प्रदान किए राष्ट्रपति महोदया ने। राष्ट्रपति महोदया ने 23 जनवरी को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए। कला, संस्कृति, बहादुरी, नवाचार, समाज सेवा और खेल सहित 6 श्रेणियों में असाधारण उपलब्धि के लिए 11 बच्चों को पुरस्कार प्रदान किए। प्रत्येक पुरस्कार विजेता को एक पदक, 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार और एक प्रमाण पत्र मिला है। तो आप इसकी श्रेणी याद रखिए, कितनी श्रेणियों में दिया गया? 6 श्रेणियों में। कितने बच्चों को दिया गया? 11 बच्चों को दिया गया। इतना काफी है। संघाई सहयोग संगठन यानी SCO फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये जो है अभी किया नहीं गया है, किया जाएगा। कहाँ पर? मुंबई में। मुंबई में 27 जनवरी से 31 जनवरी तक SCO फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। संघाई सहयोग संगठन फिल्म महोत्सव का आयोजन मुंबई में राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के माध्यम से सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। इसका आयोजन SCO में भारत की अध्यक्षता के दौरान हो रहा है। यानी भारत को G20 की अध्यक्षता भी मिली हुई है और SCO की अध्यक्षता भी मिली हुई है। इसे आपको याद रखना चाहिए। SCO फिल्म महोत्सव में SCO देशों की कुल 57 फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा। प्रतियोगिता वर्ग के लिए 14 फिल्मों को नामांकित किया गया है। भारतीय तमिल फिल्म अप्पाथा का इस फिल्म फेस्टिवल में वर्ल्ड प्रीमियम दिया जाएगा। अप्पाथा का निर्देशन पद्मश्री और राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म निर्माता प्रियदर्शन द्वारा किया गया है। फिल्म में राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेत्री उर्वशी मुख्य भूमिका में है और यह उनकी 700वीं फिल्म है। अब ये कहाँ किया जाएगा? मुंबई में। मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। चलिए बात कर लेते हैं SCO की। SCO एक बहुपक्षीय संगठन है जिसकी स्थापना 15 जून 2001 को हुई थी। इसका मुख्यालय बीजिंग चीन में है। इसके 8 सदस्य देश हैं: चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान, तजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। और 3 पर्यवेक्षक देश हैं: बेलारूस, ईरान और मंगोलिया। भारत जो है इसमें 2017 में शामिल हुआ था। जो नवीन सदस्य है वो कौन है? ईरान है। SCO शिखर सम्मेलन 2022 जो है उज्बेकिस्तान के समरकंद में हाल ही में आयोजित किया गया था।
और भारत ने 2023 के लिए एससीओ की अध्यक्षता संभाली है। ऑरेंज फेस्टिवल 2023 का तीसरा संस्करण कहाँ मनाया गया? तो ये मनाया गया नागालैंड की राजधानी कोहिमा में। बात कर लेते हैं नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो, राज्यपाल जगदीश मुखी। इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डॉन पुस्तक किसने लिखी? तो यह पुस्तक लिखी है डॉक्टर अश्विन फर्नांडीज ने। डॉक्टर अश्विन फर्नांडीज द्वारा लिखित इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डॉन नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। इसे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च किया। पुस्तक भारत के ज्ञान वर्चस्व, नए उभरते भारत में बदलते रुझानों को दर्शाने वाली यात्रा पर केंद्रित है। इसे डॉक्टर अश्विन फर्नांडीज ने लिखा है, जो मध्य पूर्व, अफ्रीका और दक्षिण एशिया में क्यूएस रैंकिंग के प्रमुख हैं। पहली बार किसकी ऊंट टुकड़ी महिला प्रहरी की महिला कर्मी जो है वो गणतंत्र दिवस 2023 की परेड में भाग लेंगी? तो ये किसकी टुकड़ी है? बीएसएफ की। पहली बार सीमा सुरक्षा बल की ऊंट टुकड़ी महिला प्रहरी की महिला कर्मी जो है वो गणतंत्र दिवस 2023 में भाग लेंगी। बीएसएफ देश में एकमात्र ऐसा बल है जो परिचालन और औपचारिक दोनों कार्यों के लिए ऊंटों को तैनात करता है। एक महिला अधिकारी के नेतृत्व में सिग्नल कोर की सीमा भवानी नामक बीएसएफ की एक महिला साहसी मोटरसाइकिल टीम भी परेड का हिस्सा होगी। ऊंटों पर चढ़कर मार्च करने वाली ये महिला ऊंट सवार विशेष रूप से डिजाइन की गई शाही रस्मी वर्दी में होंगी। वर्दी को आकर्षक पाग, एक पगड़ी जो राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र के विरासत पाग से प्रेरित है, के साथ स्टाइल किया गया है। बीएसएफ की ऊंटों की टुकड़ी 1976 से गणतंत्र दिवस परेड में भाग ले रही है। टुकड़ी में आमतौर पर 90 ऊंट और 54 सैनिकों के साथ और बाकी बैंड कर्मियों के साथ होते हैं। ऊंटों का दल भी बीटिंग द रिट्रीट समारोह का हिस्सा है, जो 29 जनवरी को गणतंत्र दिवस के 3 दिन बाद आयोजित किया जाता है। चलिए बात कर लेते हैं बीएसएफ की। तो बीएसएफ की स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। इसका आदर्श वाक्य जीवन पर्यंत कर्तव्य। गणतंत्र दिवस 2023 को किस देश के राष्ट्रपति को चीफ गेस्ट के लिए चुना गया है? तो ये कहाँ के राष्ट्रपति हैं? मिस्र के राष्ट्रपति हैं। बात कर लेते हैं मिस्र की। मिस्र यानी इजिप्ट की राजधानी है कायरा, मुद्रा है पाउंड। इसके प्रधानमंत्री मुस्तफा मेडबाउली और जो राष्ट्रपति हैं, चीफ गेस्ट हैं, वो कौन है? अब्दुल फतेह अल सीसी, जो हमारे देश में आए हुए हैं। ये बात कर लेते हैं 26 जनवरी की। तो 26 जनवरी को क्या हुआ था? हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। जो 71वां गणतंत्र दिवस था 2020 में, तो उस पर जो है वो चीफ गेस्ट कौन थे? ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो। 72वें गणतंत्र दिवस 2021 के मुख्य अतिथि कौन थे? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन। लेकिन कोविड के कारण उनका दौरा रद्द हो गया था। 73वें गणतंत्र दिवस पर जो है कोई भी अतिथि नहीं आए। और ये कौन सा है? 74वां गणतंत्र दिवस। तो चीफ गेस्ट आए हुए हैं, कौन है? मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी। हाल ही में चीन द्वारा मावजा जनगबो नदी पर बांध बनाने की सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं। यह किस भारत नदी की सहायक नदी है? तो ये नदी जो है किसकी सहायक नदी है? गंगा नदी की। बात करते हैं चीन की राजधानी है बीजिंग, मुद्रा युआन, राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। भारत फ्रेंडशिप पाइपलाइन के माध्यम से किस देश को डीजल की आपूर्ति शुरू करने जा रहा है? तो ये शुरू की जाएगी बांग्लादेश को। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, मुद्रा है टका, प्रधानमंत्री शेख हसीना, राष्ट्रपति अब्दुल हमीद। इस राज्य ने 2025 तक पहला हरित ऊर्जा राज्य बनने का लक्ष्य रखा है। तो ये लक्ष्य रखा है हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 2025 के अंत तक राज्य को पहला हरित ऊर्जा राज्य बनाने की घोषणा की है।
यह पनबिजली, हाइड्रोजन और सौर ऊर्जा का उपयोग करके और हरित उत्पादों पर स्विच करके लक्ष्य हासिल करेगा। देश में राज्य को पावर स्टेट के रूप में पेश किया जाता है। राज्य सरकार और संयंत्रों में भी निवेश करेगी और 2023-24 के दौरान 500 मेगावाट की सौर परियोजनाएं भी स्थापित करेगी। चलिए बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश की राजधानी जो है वो ग्रीष्मकालीन राजधानी है शिमला और शीतकालीन राजधानी है धर्मशाला। तो हिमाचल प्रदेश की दो राजधानी है। इसकी स्थापना जो है 25 जनवरी 1971 को हुई थी। हिमाचल प्रदेश ने 25 जनवरी यानी कल अपना 53वां स्थापना दिवस मनाया है। और हिमाचल प्रदेश का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? नाटी। नाटी जो है यहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, परीक्षाओं में आता रहता है। हिमाचल प्रदेश के 15वें मुख्यमंत्री कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। और राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। श्रीलंका के ऋण पुनर्गठन कार्यक्रम का समर्थन करने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो कौन सा बना है? अपना भारत बना है। बात करते हैं श्रीलंका की, तो उसकी कार्यकारी और न्यायिक राजधानी है कोलंबो और विधायी राजधानी श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टी है। प्रधानमंत्री दिनेश गुणावर्धने हैं। राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे हैं। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? तो ये बने हैं बजरंग पूनिया। 2022 के लिए आईसीसी मेंस टी20 टीम ऑफ द ईयर में शामिल होने वाले खिलाड़ी कौन हैं? तो ये विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या टीम में शामिल हुए हैं। विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या 2022 के लिए आईसीसी मेंस टी20 टीम ऑफ द ईयर में शामिल हुए हैं। आईसीसी द्वारा घोषित टीम की कप्तानी इंग्लैंड के टी20 विश्व कप विजेता कप्तान जोस बटलर कर रहे हैं। ये बात कर लेते हैं आईसीसी की। आईसीसी की स्थापना 15 जून 1909 को हुई थी। मुख्यालय दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में है। आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। इसका मोटो क्या है? क्रिकेट फॉर गुड। वर्तमान चेयरमैन कौन है? ग्रेग बार्कले। 2022 के लिए आईसीसी महिला टी20 टीम ऑफ द ईयर में शामिल होने वाली खिलाड़ी कौन है? तो ये कौन है? स्मृति मंधाना, दीप्ति शर्मा और ऋचा घोष। इनको जो है वो आईसीसी महिला टी20 टीम ऑफ द ईयर 2022 में शामिल किया गया है। अब आईसीसी द्वारा घोषित आईसीसी की मेंस टेस्ट टीम ऑफ द ईयर वो कौन सी थी? दोनों अभी बताए थे प्रश्न। वो टी20 से संबंधित है। ये टेस्ट टीम के बारे में है। टेस्ट टीम ऑफ द ईयर में शामिल भारतीय कौन कौन है? ऋषभ पंत। भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत को 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा घोषित आईसीसी की मेंस टेस्ट टीम ऑफ द ईयर में शामिल किया गया है। इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स को टीम का कप्तान बनाया गया है, जबकि ऋषभ पंत को विकेट कीपर के रूप में शामिल किया गया है। श्रेयस अय्यर और मोहम्मद सिराज ऐसे 2 भारतीय हैं जिन्हें 2022 की आईसीसी ओडीआई टीम में शामिल किया गया है, वनडे इंटरनेशनल। भारत के कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने 12 पारियों में 61.81 के औसत और 90.90 के स्ट्राइक रेट से 680 रन बनाते हुए बेहतरीन प्रदर्शन किया था। 2022 में उन्होंने टेस्ट मैचों में 21 छक्के भी लगाए थे। आईसीसी द्वारा घोषित ओडीआई टीम ऑफ द ईयर 2022 का कप्तान किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है पाकिस्तान के बाबर आजम को। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने साल 2022 की पुरुषों की बेस्ट वनडे टीम का कप्तान पाकिस्तानी खिलाड़ी बाबर आजम को बनाया है। इस टीम में भारत की तरफ से 2 खिलाड़ियों का चयन किया गया है, श्रेयस अय्यर और मोहम्मद सिराज। चलिए बात कर लेते हैं पाकिस्तान की। राजधानी इस्लामाबाद। प्रधानमंत्री सावेद शरीफ और प्रेसिडेंट कौन है? आरिफ अलवी।
भारत किस देश को हराने के बाद आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 ओडीआई टीम बन गया है? तो भारत ने अभी हाल ही में किसको हराया था? न्यूजीलैंड को हराया था। कितने अंतर से? 3-0 के अंतर से। और उसको हराने के बाद पुरुषों की ओडीआई रैंकिंग में शीर्ष स्थान भी हासिल कर लिया। सीरीज का आखिरी मैच इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला गया था। तो एक क्वेश्चन आपका ये हो गया, होलकर स्टेडियम कहाँ है? इंदौर में। इंदौर कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। तो ये इंदौर के होलकर स्टेडियम में आखिरी मैच खेला गया था सीरीज का। सीरीज के आखिरी मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को 90 रन के अंतर से हराया। पुरुषों की वनडे टीम रैंकिंग में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया क्रम से दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। तो पहला स्थान हो गया भारत का, दूसरे स्थान पर कौन है? इंग्लैंड, और तीसरे पे है ऑस्ट्रेलिया। इससे पहले रायपुर में खेले गए दूसरे वनडे में भारत ने शानदार जीत हासिल की थी। भारत ने सीरीज के पहले वनडे में न्यूजीलैंड को 12 रन से हराया। दोनों टीमें 3 T20 मैच भी खेलेंगी। चलिए बात कर लेते हैं न्यूजीलैंड की। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन, मुद्रा है डॉलर। और 41वें प्रधानमंत्री नए कौन बने हैं? क्रिस हिपकिंस। और इन्होंने जगह किसके लिए है? जेसिंडा अर्डर्न की। इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने साल 2022 की महिलाओं की बेस्ट वनडे टीम का कप्तान किसे बनाया है? तो ये बनाया है हरमनप्रीत कौर को। आईसीसी के द्वारा चयनित वर्ष 2022 की महिला बेस्ट वनडे टीम की पूरी लिस्ट यहाँ से देख सकते हैं। तो ये कौन कौन खिलाड़ी शामिल हैं? हरमनप्रीत कौर, ये भारत की हैं। स्मृति मंधाना, रेणुका सिंह, बेथ मोनी ऑस्ट्रेलिया की हैं। एलिसा हीली ऑस्ट्रेलिया की हैं। न्यूजीलैंड के अमेलिया केर, सोफी एक्लेस्टोन इंग्लैंड के, नेट साइबर इंग्लैंड के, लॉरा बुलवार्ड्स, अयाबोंगा खाका, शबनीम इस्माइल। तो ये जो है टीम है। किस राज्य में 14 साल से कम उम्र की लड़कियों से शादी करने वाले पुरुषों पर पॉस्को एक्ट लागू होगा? तो ऐसा करने वाला राज्य कौन है? आसाम। असम सरकार ने राज्य में 14 साल से कम उम्र की लड़कियों से शादी करने वाले पुरुषों के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज करने का फैसला किया है। इस कदम के पीछे प्रमुख कारण राज्य में उच्च मातृ एवं शिशु मृत्यु दर है, जिसका प्रमुख कारण बाल विवाह है। तो बाल विवाह पर रोक बिल्कुल लगनी चाहिए। इसके लिए हम असम सरकार को धन्यवाद देते हैं। राज्य में लगभग 31% विवाह निषिद्ध आयु वर्ग में किए गए हैं। चलिए बात करते हैं पॉक्सो एक्ट की। तो पॉक्सो की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी चाहिए। पी से है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। पॉक्सो एक्ट जो है 2012 का उद्देश्य बच्चों के यौन शोषण को समाप्त करना है। पॉक्सो अधिनियम में एक बच्चे को 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है। यह एक कम उम्र के बच्चे और एक वयस्क के बीच यौन संबंध को अपराध बताता है। इसमें न्यूनतम सजा जो है वो कितनी है? न्यूनतम सजा है 7 साल। अधिनियम के अनुसार इन मामलों में 2 महीने के अंदर जांच और 6 महीने में सुनवाई पूरी की जाती है। चलिए बात कर लेते हैं असम की। असम की राजधानी है दिसपुर। मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा, राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश से अपने संविधान में 13वें संशोधन को लागू करने का आग्रह किया है? तो इसका राइट आंसर है श्रीलंका। भारत श्रीलंका से 1987 के भारत श्रीलंका समझौते के बाद लाए गए 13वें संशोधन को लागू करने का आग्रह करता रहा है। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने कहा है कि सरकार 13वें संविधान को लागू करेगी, जो अल्पसंख्यक तमिल समुदाय को सत्ता के हस्तांतरण का प्रावधान करता है। उन्होंने यह भी बताया कि सभी
समुदायों की शिकायतों को दूर करने के लिए एक सामाजिक न्याय आयोग की स्थापना की जाएगी। बात कर लेते हैं श्रीलंका की, तो इसके प्रधानमंत्री दिनेश गुणावर्धने, राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे हैं। किसको गंगा के पास वनस्पतियों का वैज्ञानिक अन्वेषण करने के लिए एक परियोजना मिली है? तो ये कंपनी का नाम है पतंजलि। सभी लोग जानते हैं पतंजलि, बाबा रामदेव वाली। हरिद्वार स्थित पतंजलि अनुसंधान संस्थान और पतंजलि जैविक अनुसंधान संस्थान को 4.32 करोड़ रुपए की परियोजना मिली है। यह परियोजना राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा प्रदान की गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये परियोजना जो है किसके द्वारा प्रदान की गई है? राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा प्रदान की गई थी, जो जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है और सरकार के नमामि गंगे कार्यक्रम को लागू करता है। इस परियोजना का उद्देश्य गंगा नदी के किनारों के पास वनस्पति विविधता का वैज्ञानिक अन्वेषण करना है। चलिए बात कर लेते हैं राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की। गंगा नदी के कायाकल्प, संरक्षण और प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय परिषद, जिसे आमतौर पर राष्ट्रीय गंगा परिषद के रूप में जाना जाता है, इसने राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को लागू किया। यह मिशन 12 अगस्त 2011 को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक पंजीकृत सोसाइटी बन गया। यह तकनीकी और वित्तीय सहायता देकर गंगा नदी के प्रदूषण को कम करने के लिए भारत सरकार की एक परियोजना है। यूविन प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके आने की संभावना रहेगी। तो यूविन प्लेटफॉर्म जो है वो लॉन्च किया है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविन ऐप सबने अपने अपने मोबाइल में डाउनलोड किया था। कोविन ऐप की सफलता के बाद यूविन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। यूविन प्लेटफॉर्म को देश में महिलाओं और बच्चों के टीकाकरण के डिजिटल रिकॉर्ड रखने के लिए तैयार किया गया है। भारत के सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम को डिजिटल करने के उद्देश्य से सरकार ने प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 2 जिलों में प्रायोगिक तौर पर यूविन नाम से 11 जनवरी को 65 जिलों में इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी। यूविन डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए घर बैठे ही पंजीकरण किया जा सकेगा। इस प्लेटफॉर्म पर प्रत्येक गर्भवती महिला को पंजीकृत किया जाएगा एवं उसके टीकाकरण का रिकॉर्ड रखा जाएगा। इसके बाद उसकी संतान और उनके जन्म के समय और बाद में होने वाले टीकाकरण का भी रिकॉर्ड उपलब्ध होगा। यह प्लेटफॉर्म कोविड-19 के विरुद्ध भारत की लड़ाई में सरकार की डिजिटल बुनियादी संरचना कोविन पर आधारित है। इसके जरिए घर बैठे ही अगले टीके की तारीख और टीकों की उपलब्धता की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। काफी अच्छा प्रयास है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद स्वास्थ्य मंत्रालय को। कृषि जागरण के किस मुख्यालय में भारत के प्रथम एफपीओ कॉल सेंटर का उद्घाटन किया गया? तो ये कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। 24 जनवरी को भारत के पहले एफपीओ कॉल सेंटर का उद्घाटन कृषि जागरण के नई दिल्ली मुख्यालय में किया गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की संयुक्त सचिव आईएएस डॉक्टर विजया लक्ष्मी नदेदला के द्वारा इस कॉल सेंटर का उद्घाटन किया गया। एमसी डोमिनिक इस कृषि जागरण एंड एग्रीकल्चर वर्ल्ड के संस्थापक एवं अध्यक्ष हैं। देश का दूसरा सीएनजी टर्मिनल कहाँ बनेगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये कहाँ बनेगा? ये काशी में बनेगा। काशी कहाँ? उत्तर प्रदेश में। काशी के बहुत सारे नाम है, काशी, बनारस, वाराणसी, पंडानगरी। तो ये टर्मिनल जो है दूसरा सीएनजी टर्मिनल कहाँ बनेगा? उत्तर प्रदेश के काशी में बनेगा। काशी में रविदास घाट पर देश का दूसरा सीएनजी टर्मिनल बनेगा। गुजरात के भावनगर में दुनिया का पहला सीएनजी टर्मिनल है। तो पहला कहाँ है? गुजरात में, गुजरात के भावनगर में, और दूसरा कहाँ बनेगा? यूपी की काशी में। इसकी आधारशिला पिछले साल सितंबर में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा रखी गई थी।
यह टर्मिनल 20 एकड़ में फैला है और जिसकी लागत 100 करोड़ रुपए है। अब ये टर्मिनल कहाँ बनेगा? काशी उत्तर प्रदेश में। बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुई थी। उत्तर प्रदेश की जो विधायिका है वो द्विसदनात्मक है। विधान परिषद में 100 सीटें हैं, विधानसभा की 403 सीटें हैं, लोकसभा की 80 सीटें हैं, राज्यसभा की 31 सीटें हैं। मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है क्रेन यानी सारस। राज्य की पशु दलदली हिरण है। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह किया गया पंजाब के चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में वाटर वर्क्स में 2000 KWP की उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना का उद्घाटन किया गया। अब ये KWP क्या है? किलोवाट पीक। इसका उद्घाटन जो है वो 23 जनवरी को पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने किया। इसके अलावा उन्होंने चंडीगढ़ में धनास झील में फव्वारों के साथ 500 KWP फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। वाटर वर्क्स में 2000 किलोवाट पीक के फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट की कुल स्थापना लागत 11 करोड़ 70 लाख रुपए आई है। क्रेस्ट यानी चंडीगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन सोसाइटी, इसने इन परियोजनाओं को डिजाइन और निष्पादित किया है। परियोजनाएं 20% मॉड्यूल दक्षता के साथ प्रति वर्ष न्यूनतम 35 लाख यूनिट सौर ऊर्जा उत्पन्न करेंगी। श्री पुरोहित ने धनास झील के सौंदर्यीकरण और विकास के लिए क्रेस्ट और वन एवं वन्य जीव विभाग के प्रयासों की सराहना की। चलिए बात कर लेते हैं पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। मुख्यमंत्री भगवंत मान, राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित। किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए जल संरक्षण योजना शुरू की है? तो जल संरक्षण योजना शुरू की है झारखंड ने। झारखंड सरकार ने 2022 में सूखे का सामना करने वाले किसानों को लाभान्वित करने के लिए 467.32 करोड़ रुपए के परव्यय के साथ एक जल संरक्षण योजना शुरू की है। योजना के तहत राज्य के 24 जिलों के सभी प्रखंडों में 2133 तालाबों का जीर्णोद्धार किया जाएगा और 2795 रिसाव टैंक बनाए जाएंगे। इस योजना का उद्देश्य राज्य के सूखा प्रभावित किसानों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराना है। बात कर लेते हैं झारखंड की राजधानी है रांची। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन, राज्यपाल श्री रमेश बैस। 100 डेज टू बीट प्लास्टिक अभियान कहाँ शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है दिल्ली में। किसानों के लिए जल संरक्षण योजना कहाँ शुरू की गई है? तो अभी आपको बताया था कि 2 बार प्रश्न टाइप हो गया। ये झारखंड में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस ग्रह पर अभी तक के सबसे विशाल पहाड़ की खोज की गई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये खोज कहाँ की गई है? मंगल ग्रह पर की गई है। मंगल ग्रह पर खोजे गए इस पहाड़ का नाम क्या है? ओलंपस मोन्स। ओलिम्पस मोन्स है। यह पहाड़ असल में एक ज्वालामुखी है जो शांत अवस्था में है। ओलंपस मोन्स जो कि एवरेस्ट से लगभग 3 गुना बड़ा पहाड़ है। एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है। तो ओलंपस मोन्स की ऊंचाई 26 किलोमीटर है, बहुत ज्यादा है, जिसे अमेरिकी स्पेसक्राफ्ट मार्स ऑर्बिटर लेजर अल्टीमीटर से मापा गया था। इस ओलिम्पस मोन्स पहाड़ की खोज अमेरिकी स्पेसक्राफ्ट मरीनर 9 ने की थी। पहला इंडिया स्टैक डेवलपर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? तो ये किया गया दिल्ली में। 25 तारीख को नई दिल्ली में पहला इंडिया स्टैक डेवलपर सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन के दौरान दुनिया भर में भारत के डिजिटल सामान को व्यापक रूप से अपनाने को सुनिश्चित करने के तरीकों और साधनों पर चर्चा की गई। सम्मेलन में
उद्योग, सरकार, स्टार्टअप और शैक्षणिक समुदाय के 100 से अधिक डिजिटल नेताओं ने भाग लिया। इंडिया स्टैक, आधार, यूपीआई, डिजिलॉकर, कोविन, जीईएम और जीएसटीएन जैसे डिजिटल समाधानों का बहुस्तरीय समूह है। सम्मेलन भारत के भीतर एक मजबूत स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के तरीकों का पता लगाने के लिए उद्योग और डेवलपर समुदाय के लिए एक मंच प्रदान करता है। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखरन ने कहा कि वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 में इंडिया स्टैक फोकस क्षेत्रों में से एक होगा। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 फरवरी 2023 में अबू धाबी में आयोजित किया जाएगा। यह शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट की थीम के तहत आयोजित किया जाएगा। और आज का अंतिम 36वां प्रश्न, आज क्वेश्चन बहुत ज्यादा इकट्ठे कर लिए दोस्तों। ये 36वां प्रश्न है, भारतीय चुनाव आयोग ने 23 से 24 जनवरी को किस शहर में प्रौद्योगिकी और चुनाव अखंडता का उपयोग विषय पर दूसरे अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया है? तो ये कहाँ किया है? नई दिल्ली में। चलिए बात कर लेते हैं भारतीय चुनाव आयोग की। तो इसका गठन जो है वो 25 जनवरी 1950 को हुआ था। मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। और अन्य चुनाव आयुक्त कौन है? श्री अनूप चंद्र पांडे और श्री अरुण गोयल। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर के प्रश्न। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।